दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी से संबंधित 100 ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, करंट अफेयर पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाते हैं। बट जो भारतीय अर्थव्यवस्था है दोस्तों, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, इस टॉपिक से आपको 2 से 3 क्वेश्चन और ज़्यादा भी मिल जाते हैं कई बार। इतने क्वेश्चन तो आपको 100% एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। अगर आप ये वीडियो पूरा एंड तक देख लेते हैं और 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर बता देते हैं तो आपको गारंटी के साथ मैं बोलता हूँ कि 2 से 3 क्वेश्चन आप इसमें से सही करके आएंगे, चाहे जो भी आपका एग्जाम हो, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चंस इसमें लिए हैं जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है और जितने क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अगर आप उतने पढ़ के चले जाएं तो आप 100% आंसर सही कर लेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आप लोग 50 रुपये जीत सकते हैं। कैसे? जो 100 क्वेश्चन है, 100 के 100 क्वेश्चन का आंसर आप चाहे गलत करें चाहे सही करें, बट 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर अगर आप कमेंट बॉक्स में बता देते हैं तो आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे। सुनिए, साथ ही साथ आपको 3 काम और करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन रखना है और वीडियो को लाइक शेयर करना है। अगर आप ये सारी चीज़ें कंडीशन फुलफिल करते हैं और सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में बता देते हैं तो 50 रुपीज़ कैसे मिलेंगे? आपको फ़ोनपे या पेटीएम पर मिलेंगे। आप टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझे मैसेज कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो को रिकॉर्ड करने में, क्वेश्चंस को कलेक्ट करने में, तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि वीडियो को लाइक तो सबसे पहले कर दिया करें, क्योंकि जैसे आपके लिए मैं डेली 2 बजे दोपहर के एक वीडियो लेके आता हूँ जीके की और रात में 9 बजे जीके का टेस्ट लेके आता हूँ, उसी प्रकार से आप भी इन दोनों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अब शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो बहुत इजी है। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी है, वो किस प्रकार की है। तो दोस्तों भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिक्स इकोनॉमी है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे पहले का ए था तो आपको फर्स्ट का ए करना था, बस इतना आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? देखिए, मिश्रित यानी कि मिक्स इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है दोस्तों जहां पर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों काम करते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों, गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में दोस्तों क्या है? रेलवे है। रेलवे अभी गवर्नमेंट सेक्टर के हाथ में है। बाकी अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो जितनी भी कंपनी चल रही है इंडिया में, ठीक है, वो कुछ गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के हाथ में है, कुछ ऐसी है कि जो केवल प्राइवेट सेक्टर ही काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति को दोस्तों मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। कुछ इकोनॉमी ऐसी होती है जो केवल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है, कुछ इकोनॉमी दोस्तों ऐसी होती है जहां पे केवल गवर्नमेंट सेक्टर होता है। तो जैसे कि एक एग्जांपल दे देता हूं, चाइना की इकोनॉमी, ठीक है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व वहां पर होगा जहां पर ये मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा आ जाता है, आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत एक क्या है दोस्तों? तीसरे, ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्जाम में, ठीक है, तो एक बार ट्राई करिएगा। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत एक क्या है दोस्तों? तो यहाँ पे विकासशील राष्ट्र हो जाएगा, यानी कि तीसरे का आपका बी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कर दीजिए थर्ड का बी, फटाफट आंसर करिए थर्ड का बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य क्या है? तो बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाएगा दोस्तों? फोर्थ का बताइए क्या होगा, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। फोर्थ का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा जहां पे आयात और निर्यात बंद हो जाएगा, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट जहां पे बंद हो जाएगा उसको कहा जाएगा बंद अर्थव्यवस्था। क्लोज इकोनॉमी को कहा जाएगा क्लोज्ड इकोनॉमी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फोर्थ का डी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों ने कमेंट कर दिया, 4 का डी। चलिए, पांचवे का राइट आंसर, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? तो देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था अगर पिछड़ी हम बोल रहे हैं तो इसके पीछे प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों? बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, पांचवे का भी डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी रीजन है, ये सभी रीजन है दोस्तों कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है पिछड़ापन है, ठीक है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा पांचवे का भी। छठा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का तात्पर्य क्या है? आर्थिक विकास का दोस्तों तात्पर्य की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बिल्कुल 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। कमेंट बॉक्स में करिए 6 का डी। 6 का डी हर एक स्टूडेंट को आंसर करना है भाई। जितनी मेहनत मैं लगाता हूं ना पढ़ाने में, अगर आप उतनी मेहनत अपने खुद के पढ़ने में कर लें तो आप लोग ना सिलेक्शन 100% ले सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं क्या बात बोली है,
जितनी रेगुलरिटी के साथ में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, अगर उतनी रेगुलरिटी के साथ में वीडियो को देख लें और वीडियो को फॉलो कर ले तो आपका सिलेक्शन को रोक नहीं सकता है। 7वां क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल है। देखिए 3 क्षेत्र होते हैं, प्रथम, सेकंड और थर्ड। प्रथम क्षेत्र में दोस्तों वह सेक्टर आता है जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि वह वो क्षेत्र बताइए जो प्राइमरी यानी कि प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कृषि, वन, ठीक है, ये वो क्षेत्र है। आप इसको ना एग्जाम्पल ले लीजिए अपने दिमाग में, कृषि, ठीक है। कृषि एक फाइनल प्रोडक्ट दोस्तों नहीं होता है, क्योंकि अगर आप गन्ने की खेती करते हैं तो उससे शुगर बनेगी, तो वो प्रथम नहीं है, वो रॉ मटेरियल हो गया किसका, शुगर का। तो ऐसे करके प्राइमरी सेक्टर वो होता है जिसमें प्रोडक्ट रॉ मटेरियल के फॉर्म में होता है। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवा क्षेत्र दोस्तों फाइनल होता है, यानी कि तीसरा जो सेक्टर होता है वो सेवा क्षेत्र होता है। सेवा क्षेत्र जैसे कि मैं आपको सेवा दे रहा हूं किस चीज की, पढ़ाने की। तो 8वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा तृतीय क्षेत्र। मैंने अभी आपको बताया तीसरा क्षेत्र होता है सेवा, सर्विस सेक्टर। डॉक्टर क्या है, सेवा देता है आप लोगों को, कुछ प्रोडक्ट तो नहीं देता है। ध्यान से समझिएगा, वकील, डॉक्टर, टीचर, ऑनलाइन टीचर मैं बोल सकता हूं। मैं आप लोगों को कोई भी फिजिकली कोई कॉपी किताब नहीं दे रहा हूं, बट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही डॉक्टर आपको कुछ नहीं देता, आप जाते हैं पर्चा बनवाते हैं, वो आपको क्या देता है, सर्विस देता है अपनी किस चीज़ की, नॉलेज की। तो ये तीसरा क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आता है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है। तो गणना का कार्य करता है कौन, ये बताना है। 9वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 9वें का ए, कमेंट में आंसर करिए दोस्तों। 9th का ए, अगर आप ऐसा कर देते हैं ना जैसे मैं बोल रहा हूँ, 9 का ए लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों, क्योंकि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, और मुझे लगेगा कि आप लोग रेस्पॉन्स भी कर रहे हैं इस मेहनत के लिए। और लाइक तो यार मतलब बोलना ना पड़े, आज की वीडियो में मैक्सिमम लाइक चाहिए मेरे को। 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष क्या है दोस्तों। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 2011-12। तो ये आप लोगों को याद रखना है। राष्ट्रीय आय है, राष्ट्रीय आय दोस्तों क्या है, 11वां क्वेश्चन बताइए। राष्ट्रीय आय एक क्या है, बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, ठीक है, प्रोडक्शन एट नेशनल कोस्ट, ये आपका हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में बन सकता है। 12वां क्वेश्चन देखिए, 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर मैंने क्या लिखा है, तृतीय क्षेत्र। अब इसका मतलब जो तीसरा सेक्टर है दोस्तों, सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे बड़ा सेक्टर है, ठीक है ना। भारत की राष्ट्रीय आय में, यानी कि जो पूरे देश की अगर मैं नेशनल इनकम की को कैलकुलेट करूं, उसमें सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है एट प्रेजेंट। मतलब अब अगर मैं बात करूं, अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो कभी क्या पता दोस्तों कृषि सेक्टर भी था, ठीक है ना, यानी कि प्राइमरी सेक्टर। तो अभी क्या है, तृतीय क्षेत्र है। क्योंकि अब देखो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, एडवोकेट, डॉक्टर, आईटी कंपनी कितनी बड़ी बड़ी है, सब सर्विस दे रही है। तो आप समझिए तीसरा क्षेत्र यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 13 का मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था, तो ये दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। किसने लगाया था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 13 का डी लिख देना भाई कमेंट बॉक्स में, 13 का डी। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। तो 14 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी बताया मैंने, सर्विस यानी कि सेवा क्षेत्र का है, सर्विस सेक्टर का है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इंडिया विजन 2020 क्या है, इंडिया विजन 2020 क्या है, तो इस क्वेश्चन का जरा आंसर बताइएगा। देखिए, योजना आयोग द्वारा भारत को 2020 ईस्वी तक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया दृष्टि पत्र है ये, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े कौन तैयार करता है, 16वां क्वेश्चन। 16वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल 16वें का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट में कमेंट करके बताइए। 16वें का राइट आंसर डी,
डी हो जाएगा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, डी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। ठीक है भाई। भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, भारत में दोस्तों किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल संरचनात्मक बेरोजगारी दोस्तों भारत में पाई जाती है, यानी कि 17 का सी, 17 का सी। कमेंट बॉक्स में बता देना भाई, सभी कमेंट करते रहिएगा। 18वां, भारत के ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाली बेरोजगारी कौन सी है दोस्तों? गांव में बेरोजगारी जो किस प्रकार की पाई जाती है? तो 20वें का राइट आंसर दोस्तों बिल्कुल यही हो जाएगा, संरचनात्मक, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 18वें का भी दोस्तों बी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए योजना आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? 19वां, देखिए 19वें का अगर मैं यहां पे बात करूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बिल्कुल डी टी लकड़वाला, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है 20वां, भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर किस क्षेत्र में सर्वोच्च रही है? तो 20वां आंसर बताइएगा मेरे दोस्तों। भारत में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दर के किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? निर्माण में। ठीक है, निर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक जो है रोजगार अवसर प्राप्त होते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था, 21वां क्वेश्चन बताइएगा। 21वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गरीबों में सर्वाधिक गरीबी की मदद करना, यानी कि 21वें का सी टाइप कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में भाई। अगला क्वेश्चन आता है, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? 22वां, दोस्तों कुटीर ज्योति योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराने से, यानी कि 22वें का राइट आंसर सी। ठीक है, अगर आपने अभी तक 22 के 22 क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि 50 रुपीज़ आज आप लेके जाएंगे। कैसे करेंगे दोस्तों? मेरे को आप ना टेलीग्राम पे जाके बस मैसेज कर देना, आपके अकाउंट में 50 रुपीज़ मैं ट्रांसफर करूंगा। अभी तक कई वीडियोज़ में कर चुका हूं। 23वां है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को प्रकाशित करता है कौन? 23वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका विश्व बैंक करता है, विश्व बैंक। 23वें का ए कमेंट बॉक्स में लिख देना, 23वें का ए। 24वां क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? 24वें का राइट आंसर दोस्तों महबूब उल हक दोस्तों यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है भाई। 25वां क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं 25वां, तो देखिए मानव विकास सूचकांक में शामिल होते हैं ये सभी, यानी कि डी यहां पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? 26वां, दोस्तों 26वें का राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2006 में, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 27वां है, भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य कौन था? भारत में मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला पहला राज्य 27वां, 27 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरी क्लास की जो स्पीड है वो थोड़ा धीमी चल रही है, तो आप 2x की स्पीड पर भी क्लास को करके देख सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है दोस्तों, भारत निर्माण योजना संबंधित है 28वां। बहुत ही ज़बरदस्त, जितने स्टूडेंट यहाँ पे आंसर कर रहे हैं फटाफट कर दीजिए। 28वें का राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? सी हो जाएगा, यानी कि भारत की ग्रामीण अधिसंरचना के विकास से, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 29वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? 29वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को कब प्रारंभ किया गया? 25 दिसंबर 2000 में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। 30वां क्वेश्चन है, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना कब प्रारंभ की गई? 30वां क्वेश्चन, देखिए 30वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, वह आपका होने वाला है
बिल्कुल 30वें का राइट आंसर ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2005 में, 1 अप्रैल 2005 इज द राइट आंसर। 31वां क्वेश्चन है, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य है, कौन है दोस्तों जल्दी बताइए। 31वें का राइट आंसर हो जाएगा, भारत में योजना निर्माण के उद्देश्य हैं उपरोक्त सभी, यानी कि डी हो जाएगा भाई राइट आंसर। ठीक है, 32वां क्वेश्चन आता है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, 32वां क्वेश्चन में बता दीजिएगा। 32वां क्वेश्चन राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो ग्राम पंचायत की है दोस्तों। किसकी है, ग्राम पंचायत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 32वें का डी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा कमेंट। अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को 100% जितने बच्चे देख रहे हैं उतने ही लाइक कर दीजिए, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी और भी एनर्जी के साथ में वीडियो बनाने वाला हूँ, प्लीज़ लाइक कर देना। 33वां क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है। 33वें का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई। योजना आयोग की स्थापना, 34वां क्वेश्चन, 34 योजना आयोग की स्थापना कब हुई दोस्तों, कई बार एग्जाम में आ चुका है। 15 मार्च 1950 में हुई थी, कई बार एग्जाम में आ चुका है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। 35वां, देखिए दोस्तों नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, जल्दी से बताइए दोस्तों 36वें का राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 37वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है 37वें का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 38वां क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। 38वां क्वेश्चन, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई। 38वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 38 का बताइए, ए हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ए। 1 अप्रैल 1951 में भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था। बड़ा ही इजी क्वेश्चन और बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए प्रथम क्षेत्र दोस्तों जो है हमारा, यानी कि कृषि क्षेत्र, यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना पर मुख्य बल इसी क्षेत्र पर था, यानी कि 39 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 40वें का राइट आंसर बताइएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी। 40वां क्वेश्चन, 40वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बिल्कुल से पीसी महालनोबिस, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 40वें का राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। चलिए 41वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। 41वां, तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था 1952 में, ठीक है, 1952 में, ये आपको याद रखना है। 42वां क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश यानी कि प्लानिंग हॉलीडे था किस वर्ष में। तो 42वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1966 के सूखे के बाद, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। 43 है, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। 43 दोस्तों 43 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये सभी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। जो 44 है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की किस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों 44 का राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर है 44 का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है ना, चौथी पंचवर्षीय योजना में। 45वां क्वेश्चन है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था। 45वां,
दोस्तों 45वें का राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना, 8%। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों जो एग्जाम में आ चुके हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक की थी, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। 46 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2012 से 17, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला है 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया है, या किया गया था हो गया, यानी कि 47 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 8.2%, यानी कि ए इज द राइट आंसर। 48 है निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर हैं। 48 का राइट आंसर दोस्तों ये सभी, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 है निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर है। इनडायरेक्ट टैक्स बताना है कौन सा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स इनमें से दोस्तों कौन सा है, ये सभी दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्सेस ही हैं। रेखीय समिति का संबंध है। 50वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से, यानी कि सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है। बिक्री कर 51 दोस्तों, 51 का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है और ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। राज्य सरकार इज द राइट आंसर। 52 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है। 52 का राइट आंसर दोस्तों निगम कर से, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। 53 है निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। फिफ्टी थ्री का राइट आंसर दोस्तों यहां पर आपका बी हो जाएगा, आय कर से, ठीक है। कितने स्टूडेंट ने क्या 53 का बी, जल्दी से बताइए। अच्छा ये बता दीजिए अभी 50 तक में कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर लिया आप लोगों ने, जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राजा चेलिया समिति का संबंध है 54। 54 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा कर सुधारों से, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 14वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष हैं 55। 55 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका वाई वी रेड्डी, डी इज द राइट आंसर। 56 है दोस्तों 12वें वित्तीय आयोग के केंद्रीय करों में से राज्यों के लिए कितने प्रतिशत करों की सिफारिश की थी। 56, तो 56 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, अरे वाह बिल्कुल सही है दोस्तों 30.5%, यानी कि बी इज द राइट आंसर। वेट किस प्रकार का कर है दोस्तों 57। वैल्यू एडिड टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में दोस्तों सिर्फ इतना सा फर्क है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स है जिस पर लगाया गया वही उस टैक्स को भरेगा, वो तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स वह है जिस पर लगाया गया वो नहीं भरता दोस्तों, उस टैक्स को भरता कोई और है। दोनों के एग्जाम्पल समझ लीजिए। इनकम टैक्स मेरे ऊपर लगा, मेरी इनकम पर लगा, मैंने पे कर दिया। इनडायरेक्ट टैक्स आपने कोई पैकेट खरीदा, दूध का पैकेट खरीदा, दूध के पैकेट पर टैक्स तो लगाया गया था दूध की कंपनी के ऊपर, वो टैक्स 22 रुपये का दूध था, 2 रुपये टैक्स लेके आपको 24 रुपये का बेच दिया, यानी कि 2 रुपये टैक्स भरा आपने, तो ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। 58 है भारत में वैट कब से लागू हुआ। 58 का दोस्तों राइट आंसर 1 अप्रैल 2005 हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। भारत की विधि गृह मुद्रा क्या है, तो 59 का राइट आंसर दोस्तों रुपया हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है, तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, विमुद्रीकरण कहा जाता है इसको, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 है वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती है कहलाती है, उसको क्या कहा जाता है। 61 दोस्तों उस कंडीशन को कहा जाता है मुद्रास्फीति, यानी कि ए इज द राइट आंसर।
62 है मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिणी, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 63 है अब तक भारतीय रुपये का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है। तो 63 का राइट आंसर दोस्तों तो बिल्कुल सही है, राइट आंसर सी हो जाएगा, 3 बार किया जा चुका है। 64 भारत का केंद्रीय बैंक है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। भारत का दोस्तों केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 64 का डी, सभी लोग कमेंट में बता दीजिए, 64 का डी कमेंट कर दीजिए। 65 भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 65 का दोस्तों बी हो जाएगा, ठीक है ना, 1 अप्रैल 1935 को। 66 निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता? 66 राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि सी हो जाएगा। 67 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 67 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय सचिव और भारत सरकार, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 68 भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो 68 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, यानी कि बी राइट आंसर होगा। 69 इंपीरियल बैंक का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई? 69 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1955 ईस्वी में, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 70 का आंसर बताइएगा भारतीयों द्वारा सीमित देयताओं वाला संचालित पहला बैंक था। तो 70वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा अवध कॉमर्शियल बैंक, यानी कि ए राइट आंसर होगा। 71 है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 71 का राइट आंसर 1956 हो जाएगा, 1956 में। भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े सहयोगी बैंक की संख्या कितनी है? 72 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 5 बैंक सहयोगी बैंक के रूप में इस भारतीय स्टेट बैंक के साथ जुड़े हुए हैं। नरसिम्ह समिति संबंधित है। 73 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधारों से, यानी कि डी राइट आंसर होने वाला है। 74 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शेयर बाजारों पर नियंत्रण रखती है? 74 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? सेबी, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 75 देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने वाला सर्वोच्च संस्था कौन सा है? 75 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नाबार्ड। 76 है नाबार्ड की स्थापना कब की गई? 76 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, 1980 में दोस्तों नाबार्ड की स्थापना की गई थी। 77 है मंतडिया एवं तेजडिया शब्दावली किससे संबंधित है? तो 77 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शेयर बाजार से। 78 है टोक्यो स्थित स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या है? 78 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा निक्की, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 79 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल संख्या कितनी है? 79 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1.21 अरब, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 है भारत में 2001-2011 ईस्वी के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही? दोस्तों 80 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 17.7% इज द राइट आंसर। 81 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या लिंगानुपात कितना है? 81 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 943 है, ये आपको याद रखना है। 82 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी?
82 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 73% इज द राइट आंसर। 83 बताइएगा दोस्तों, भारत का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? 83 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल। 84 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनघनत्व कितना है? 84 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल जी, सी राइट आंसर हो जाएगा 382। 85 निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जातियां निवास करती है? 85 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य पश्चिम बंगाल, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 87 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? 87 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य बिहार, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 88 है, भारत में जनसंख्या विभाजन दशक माना जाता है। 88 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर 1991 से 1921 ईस्वी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 89 दोस्तों, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक है। 89 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 है, केंद्र सरकार के बजट से चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। तो 90 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? रक्षा व्यय, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 91 दोस्तों, आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध था। देखिए, आर एन मल्होत्रा समिति का संबंध दोस्तों किससे था? तो 91 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी हो जाएगा, बीमा क्षेत्र से, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन बी। 91 का जिन्होंने यहाँ तक देख लिया है भाई, उनको 50 रुपीज़ आज 100% मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ तक की वीडियो देखी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट में आंसर भी कर रहे हैं, जैसे भी करके कर रहे हैं, कमेंट में आंसर अगर हो रहे हैं और आपने वीडियो यहाँ तक देखी है, 100% आपको 50 रुपीज़ मिलेंगे। योजना पत्रिका का पत्रकाशन कहाँ से होता है? 92 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, यानी कि बी इज द राइट आंसर। 93 है, भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 अप्रैल। 94 है, गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? 94 का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा, सरकारी प्रतिभूतियों से, यानी कि सी इज द राइट आंसर। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? 95 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि देवास इज द राइट आंसर। 96 है, 10 रुपये या इससे ऊपर के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 96 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि सी राइट आंसर होगा। 97 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1949, यानी कि सी इज द राइट आंसर। 98 है, निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रेसिंग क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? 98 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सूरत, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। 99 है, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 99 का दोस्तों जो राइट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1975 हो जाएगा। दोस्तों 100वां जो क्वेश्चन है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों 100वें का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। अगर आपने 100 तक देख लिया ना और आपने 100 के 100 क्वेश्चन के आंसर कर दिए हैं, तो आप अगर ये लास्ट के 3 क्वेश्चन है नहीं भी करेंगे तो तब भी चलेगा, अगर करेंगे तो बहुत अच्छा है। मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 1993 से 1994, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट 2 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है 102। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि डी इज द राइट आंसर। 103, भारत में सरकारी
तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो 103 का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल वित्तीय मंत्रालय इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों 103 का राइट आंसर ए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए अगर आपने यहाँ तक देखा है। और 103 में से आप ये भी बताइएगा कितने क्वेश्चंस के आंसर गलत हुए हैं। मुझे पता है 100% तो मतलब वो नहीं है कि बिल्कुल आप वैसे ही बताओगे जितने सही हुए, बट जो भी एक अंदाज़ा रहता है वो बता दीजिए। अगर अब देखिए जिन्होंने भी पूरे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के आंसर किए हैं वो ध्यान से सुनिएगा। चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए भाई, ये चेक करेंगे हम। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन ऑन है और वीडियो लाइक है और शेयर है, तो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पे 50 रुपीज़ अभी ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। और आप ऐसे हर वीडियो से कुछ ना कुछ कमा सकते हैं दोस्तों। यानी कि अगर आप इंटरनेट का भी खर्चा निकाल लेते हैं अपने मोबाइल का पढ़ाई के साथ साथ, तो ये बहुत अच्छा है। मैं ये कहता हूँ कि आपके पास 50 रुपये से तो खूब ज़्यादा होंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 50 रुपये से आपका कुछ बहुत बड़ा बिजनेस चल जाएगा, बट ये एक फ्री की अमाउंट होती है। जब हम कभी पढ़ाई करते थे, अगर उस टाइम पे मेरे को ये ऐसा मौका मिलता तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता। मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ। तो 50 रुपीज़ आपको मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम पे जाके एक बार मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको खुद कॉन्टैक्ट कर लूँगा। और अगर आपने पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर किए ना, 100% आपको 50 रुपीज़ मैं ट्रांसफ़र करूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने लास्ट वीडियो में तो 150 यानी कि 150 रुपये दिए थे। इससे पहले वाले वीडियो में 100 रुपये ट्रांसफ़र किए थे केवल एक ही बच्चे को, क्योंकि एक ही बच्चे ने पूरा टारगेट कंप्लीट किया था। और 150 मैंने 4 बच्चों को ट्रांसफ़र किए थे, क्योंकि 4 बच्चों ने कंप्लीट किया था। आज की इस वीडियो में देखते हैं कितने बच्चे इस टारगेट को कंप्लीट करते हैं और ये 50 रुपीज़ प्राप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना। और ये क्लास रोज़ दोस्तों 2 बजे होती है। अब मिलेंगे रात में 9 बजे, और इन वीडियोज़ को आप सारी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।